तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। ये वही क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और इसमें जो फसल दिए गए हैं उनके डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी फसल कब उगाई जाती है या उसकी डिटेल जो भी हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें धान वाला है जैसे इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खीरा रोग लगता है? तो जो खीरा रोग लगता है ये हमारे धान में लगता है। तो धान में लगने वाला रोग ये खीरा रोग है। फिर अगला, धान की फसल में गंदी बग आक्रमण करता है। तो ये क्या होता है, पूछा है आक्रमण करता है। तो ये दाना सख्त पड़ते समय, जब दाना सख्त पड़ जाता है तो गंदी बग आक्रमण करता है। फिर अगला देखेंगे, धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो जो पुंकेसर होते हैं वो धान में कितने पाए जाते हैं पूछा है। तो वो 6 पुंकेसर पाए जाते हैं धान में। धान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे कि रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है। तो बासमती जो है एक हमारे चावल की एक प्रकार है, एक ये धान का प्रकार है। तो ये इसकी बीज दर कितनी होती है पूछा है। तो इसका जो बीज दर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर में ये इसकी बीज दर होती है। फिर धान के पौधों में पनिकल बनने की क्रिया आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लैत के बाद। फिर अगला देखेंगे कि जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने के लिए होता है। तो ये किसके लिए होता है, इसका प्रयोग पूछा है जीरो टिल सीड का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, धान और गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। तो धान और गेहूं को पद्धति है ये, गेहूं बोने के लिए इसका यूज किया जाता है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग। फिर अगला देखेंगे कि धान के खेतों में लेव पडलिंग लगाया जाता है। तो ये जो लेव या पडलिंग होती है किस लिए लगाई जाती है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जल रिसाव को कम करने के लिए। फिर अगला देखेंगे कि धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि का सबसे अधिक होती है। तो धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है, किसके द्वारा होती है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। फिर ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रुपाई हेतु धान की अनुशंसित उम्र है। तो ये इसकी उम्र कितनी है बताना है। तो 40 से लगभग 45 दिन तक इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऊसर भूमि में। फिर अगला देखेंगे कि अमन धान की रोपाई इन महीनों में की जाती है। तो अमन जो है धान की रोपाई कब की जाती है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त सितंबर में। फिर धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है। तो पानी के लिए जो क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बूटिंग अवस्था। फिर धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धान की गैस में कौन सी गैस निकलती है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो मीथेन होती है यानी CH4। तो ये धान के खेत से निकलती है। फिर स्वस्थ धान की जड़ों का रंग कैसा होता है। तो स्वस्थ धान की जो जड़ें होती हैं उन्हें रक्ताम बादामी रंग की होती है। फिर भारत में किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत की जो 3 फसलें की कहाँ उगाई जाती हैं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ही धान जो है सबसे ज़्यादा होता है, या चावल की खेती सबसे ज़्यादा है। फिर अगला देखेंगे, डैपोग विधि से उगाई जाने वाली धान की बेहन रुपाई के लिए तैयार होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 से लगभग 14 दिनों में। फिर निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। तो इनमें से हमें प्राचीन फसल बताना है कौन सी है, तो वो धान होगा। अगर यहाँ जौ होता ऑप्शन में तो जौ भी एक प्राचीन फसल है। फिर प्रकाश संवेदनहीन फसल है। तो प्रकाश संवेदनहीन फसल हमारी धान है। ये बहुत सेंसिटिव होती है हमारे प्रकाश के प्रति। फिर उकटा रोग किस फसल में लगता है। तो जो उकटा रोग है ये हमारे धान में लगता है। फिर अगला देखेंगे, धान में के प्रमाणित बीज के लिए पृथकीकरण दूरी है। तो इसके लिए जो दूरी है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी से होगा, 3 मीटर। फिर संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है। तो जो संकर धान की खेती होती है इसका सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी, चीन में। इसका सर्वाधिक प्रचलन चीन में है। फिर हमारा निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई फसल को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पांडरा फसल बोलते हैं उसे। फिर साकेत फोर धान की किस किस्म पक कर तैयार होती है। तो साकेत फोर किसकी किस्म आता है। तो ये धान की किस्म है हमारी। और ये कितने दिन में तैयार होती है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 100 से लगभग 120 दिनों में ये पक कर तैयार होती है।
फिर अब हम गेहूं के बारे में देखेंगे। तो गेहूं है, कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना एक हमारी किस्म है, और ये किसकी किस्म है? गेहूं की। तो गेहूं की एक किस्म है और इम्पोर्टेंट है। फिर गेहूं में हरित क्रांति का आधार ही श्रेय है। तो गेहूं में जो हरित क्रांति हुई थी ये क्या है? तो एनपीके, यानी एनपीके उर्वरकों का अधिक प्रयोग। हरित क्रांति में जो गेहूं की खेती हुई थी ये बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। फिर अगला देखेंगे, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वो हमने पहले भी देखा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही होगा हमारा बी होगा, उत्तर प्रदेश। फिर अगला है हमारा कि करनाल बंट बीमारी है। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है पूछा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं की। करनाल बंट गेहूं की बीमारी है। फिर है, भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान अधिकतम है? हमने पहले भी देखा है, गेहूं जो है इसमें उसका योगदान बहुत अधिक हुआ है। गेहूं, इसमें उत्पादन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा था इस दौरान। फिर हमारा गेहूं की खेती हेतु उपयुक्त तापमान है। तो इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना है पूछा है? तो 25 से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक, डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान उपयुक्त है। फिर 25 से लेकर 30 किलोग्राम गेहूं का बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है पूछा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। फिर अगला देखेंगे कि सबसे अधिक गेहूं की उपज वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका जो गेहूं की उपज वाला है वो हमारा पंजाब है, गेहूं की उपज। और अगर क्षेत्रफल की बात आएगा तब हमारा यूपी होगा। फिर अगला देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक उपज गेहूं वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया, विश्व में पूरे। फिर बौने छोटे गेहूं की कुल सिंचाई आवश्यक है। तो इसकी सिंचाई कितनी आवश्यक है पूछा है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 होगा। फिर गेहूं की बौनी किस्म का जन्म स्थान है। तो बौनी किस्म का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। गेहूं की बौनी किस्म भी होती है, इसका जो जन्म स्थान मैक्सिको है। फिर भारत में बौनी प्रजातियां आयात की गई। तो जो आयात की गई यानी मंगाई गई वो कौन सी थी? यानी एक्सपोर्ट की गई तो वो कौन सी है? इंपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, ये तीनों प्रजाति मंगाई थी, लर्मा रोजो S227 सोनरो 64। फिर गेहूं संसार के लोगों का भोजन है। तो संसार के लगभग कितने लोगों का गेहूं भोजन है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 35%। पूरे 35% जो है गेहूं ही भोजन होता है। फिर गेहूं की जो ड्यूरस प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो ड्यूरस प्रजाति है ऑप्शन नंबर डी, मेघदूत। तो मेघदूत भी कहीं इसकी है, गेहूं की एक प्रजाति है, ये भी इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे, जो हमारा 15वां क्वेश्चन होगा कि कल्याण सोना एक किस्म है। तो हमने पहले भी देखा है, गेहूं की एक किस्म है। फिर निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म असिंचित क्षेत्रों के लिए है? तो असिंचित क्षेत्रों के लिए कौन सी किस्म है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुक्ता HI 385। गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में बालियों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए पूछा है? तो ऑप्शन नंबर डी, 600 से लेकर 650 तक। फिर गेहूं में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी उपयुक्त है? तो ये खरपतवार जो होती है ये हमारी अवांछनीय घास या कुछ होती हैं जो हमारे खेतों में उग जाती है। तो इसे कौन विनाश करने के लिए उपयुक्त है पूछा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, 2,4-D। 2,4-D इसका सही होगा। और जो इसका था, इसका हमने गेहूं की जो उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में बालियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 600 से 650 होगा इसका। और इसका जो होगा वो हमारा ए होगा। फिर गेहूं की एक जीन बौनी किस्म है। तो गेहूं की जो बौनी किस्म है वो कौन सी है बताना। और तो बी, प्रताप, ये बौनी किस्म है। फिर गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फिर आप मक्का के देखेंगे। तो मक्का के पौधे में, तो इससे मक्का के बताना है तो इसका पहला सही होगा, 20 दूसरा सही होगा, यानी टैसेल पहले निकलता है इसमें। तो मक्का के पौधे में जो टैसेल होता है ये पहले निकलता है। फिर है, मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीज। तो मैग्नीज की कमी को दर्शाते हैं जो धब्बे होते हैं सिराओं पर, जो अनियमित विकृत धब्बे होते हैं ये मैग्नीज की कमी को दर्शाते हैं। फिर संकुल जातियों की बीज दर रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, 15 से लगभग 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
फिर है हमारे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्री के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, किया था। तो इसका जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, OPEC 2। फिर अगला देखेंगे कि मक्का की महत्वपूर्ण किस्में जवाहर, विक्रम, किसान और सोना है। ये जो जवाहर, विक्रम, किसान और सोना, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये मक्का की हैं। तो ये किस प्रकार की मक्का है पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संश्लिष्ट किस्में हैं। फिर है संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का निम्नांकित में किसमें प्रयोग होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, मक्का में होता है इनका प्रयोग। संकुल और संश्लिष्ट किस्में होती हैं जो, ये मक्का की किस्में हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सभी ऋतुओं में बोई जाती है, तो कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बो सकते हैं, तो मक्का है वो। तो निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की हाइब्रिड नहीं है, तो ये भी इनमें से मक्का की फसलें, इनमें से बताना है कि कौन सी हाइब्रिड नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, किसान, ये हाइब्रिड नहीं है। फिर है मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा एक मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती हैं, तो वो कौन सी सहायक होती हैं पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर है मक्का, गेहूँ प्लस चना, मूंग की फसल चक्र गहनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 300% गहनता से होती है इनकी, 300% गहनता है मतलब इनकी। फिर है उच्च दाने की गुणवत्ता वाले मक्के की किस्म प्रोटीना है, तो प्रोटीना भी जो है एक मक्के की किस्म है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, संकर प्रजाति है। और इससे पहले जो देखे थे हमने वो संश्लिष्ट प्रजाति के थे। फिर है भारत में मक्का की खेती शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में इसकी स्थापना शुरू की गई थी। फिर है भारत में मक्का का पैदावार की दृष्टि से स्थान है, तो मक्का की पैदावार से जो है चौथा स्थान है भारत का। फिर है भुट्टो की उपयुक्त प्रजाति का उदाहरण है, तो भुट्टो की जो उपयुक्त प्रजाति है तो ये डी सही है, विजय, गंगा 2, तरुण, ये सब हमारे मक्के की प्रजाति है, मक्के को ये भुट्टा कहा गया है। फिर है VL 42 एक मक्का की प्रजाति है, तो ये कौन सी है, तो ये पर्वतीय प्रजाति है, तो ये इंपॉर्टेंट है VL 42। तो ये उत्तराखंड से भी संबंधित है, पर्वतीय प्रजाति है एक, तो ये इंपॉर्टेंट है VL 42। फिर है मक्का में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होती है, तो बी, 78.9% होती है कार्बोहाइड्रेट। फिर है मक्का का औद्योगिक उपयोग निम्नलिखित में से किस उपयोग में होता है, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डी, इन सभी के लिए करा जाता है, शराब, स्टार्च, गोंद रंग, रेयन, प्लास्टिक, इन सब में इसका उपयोग होता है। फिर है हमारा मक्का की संकर प्रजातियों की पंक्ति से पंक्ति एवं पौधों से दूरी रखते हैं, तो दूरी कितनी रखते हैं इसमें पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 से 60 × 20 सेंटीमीटर। फिर है संकुल मक्का में प्रति हेक्टेयर उर्वरक आवश्यक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 80, 40 किलोग्राम, तो इतना हेक्टेयर उर्वरक इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जौ के बारे में देखेंगे, तो कौन सी फसल जो है सर्वाधिक लवणता रोधी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जौ, और ये सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की गई फसल भी है। फिर है हमारा कलीपर रणजीत किस फसल की किस्म है, तो इसका भी सही होगा हमारा, जौ, कलीपर रणजीत हमारी जौ की किस्म है। जौ की छिलका रहित प्रजाति है, तो जौ की जो छिलका रहित प्रजाति है वो कौन सी है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, मंजूला, ये जौ की छिलका रहित प्रजाति है। फिर है प्लांट वैक्स के 2-3 छिड़काव से निम्न में से किस रोग का नियंत्रण होता है, तो प्लांट वैक्स ये एक बीमारी होती है जो जौ में लगती है, और ये जो छिड़काव करने से निम्नलिखित में से किस रोग पर नियंत्रण होता है पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धारीदार पत्ती। अगला देखेंगे कि बरानी जौ के लिए वर्षा के शीघ्र बाद जुताई करके पाटा चलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नमी संरक्षण हेतु, तो नमी के संरक्षण हेतु पाटा चलाया जाता है वर्षा के बाद। फिर है सिंचित जौ बोया जाता है, तो जो सिंचित जौ होता है कब बोया जाता है, तो अक्टूबर में बोया जाता है। और उसरीले क्षेत्र के लिए उपयुक्त जौ की प्रजाति है, तो उसरीले क्षेत्र के लिए जौ की जो उपयुक्त प्रजाति है वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो डी है वो सही होगा, जागृति और करण 18। फिर है बियर बनाने के लिए उपयुक्त में लाया जाता है, तो जो बियर बनाने के लिए होता है वो भी जौ लाया जाता है उपयोग में, तो 8वें का हमारा बी होगा। फिर है बीटा मैक्स 20% से बीज उपचारित करने पर जौ में निम्न में से किसका नियंत्रण होता है,
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त। आवर्त बीज होते हैं जो। फिर है जौ की दो कतारों के बीच की दूरी होती है, तो जो एक जौ यहाँ पे उगाया है, एक जौ यहाँ पे उगाया है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 30 सेंटीमीटर। फिर है रत्ना एक प्रजाति है, तो जो रत्ना है वो भी हमारी जौ की एक प्रजाति है, रत्ना। फिर अगला देखेंगे कि जौ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु आवश्यक है। तो जौ के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक होती है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्म एवं नम। फिर निम्न में से बरानी फसल है, तो जो बरानी फसल है वो भी हमारी जौ होती है। DL 157 की औसत उपज होती है, तो इसकी औसत उपज कितनी है, तो डी 31 कुंटल पर हेक्टेयर। फिर अगला देखेंगे कि हार्डियम लेगर की गुणसूत्र संख्या होती है। तो हार्डियम लेगर की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2n बराबर 14। जौ की उत्परिवर्तित किस्म है, कौन सी है किस्म बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए अंबर। ये जौ की उत्परिवर्तित किस्म है। फिर जौ से माल्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, अंबर। जौ के दानों में प्रोटीन पाया जाता है, तो कितना प्रोटीन पाया जाता है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11%। तो भारत में जौ सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। जौ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जो जौ होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 75%। फिर अगला देखेंगे हम जो मसूर होगा इसमें कि मसूर दलहनी फसलों में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मसूर का महत्वपूर्ण स्थान है, दलहनी फसल है। मसूर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसके भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, सेकंड नंबर पर है मसूर उत्पादन में। कौन सी मसूर की प्रमुख किस्में हैं। तो जो मसूर की किस्में हैं तो डी, ये सभी मसूर की जो किस्में हैं हमारे, JLS, सिहारे। फिर है मसूर घी बुआई के समय उन्नत किस्मों के कितने बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से लेकर 35 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर। फिर है मसूर के सिंचित क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, 1 से लेकर 2 सिंचाई की, 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।